नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के 44 साल पूरे होने पर ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत इमरजेंसी का बिना डरे विरोध करने वालों को सलाम करता है। भारत की लोकतांत्रिक सोच अधिनायकवादी मानसिकता पर भारी पड़ी। इमरजेंसी के 44 साल पूरा होने पर सियासत भी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इमरजेंसी को याद करते हुए मोदी सरकार को घेरा और उनके कार्यकाल को सुपर इमरजेंसी बताया। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इमरजेंसी को याद करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी घोषित हुई थी। पिछले 5 साल में देश सुपर इमरजेंसी से गुजर रहा है। हमें इतिहास से सबक लेकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। और इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। अब दुर्गापुर में 18 बम मिले हैं। बम निरोधक दस्ते ने इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हिंसा प्रभावित भाटपारा में हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई और कम से कम 4 लोग घायल हो गए थे। बाहरी लोगों को रोकने के लिए जिले में कई पुलिस पैकेट को बनाए गए। वहीं पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इलाके में तैनात हैं। इस बीच इमरजेंसी को लेकर ममता बनर्जी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि असल में बंगाल में सुपर इमरजेंसी लागू है। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका, जिस तरीके की स्थिति है बंगाल में, हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं, ताजा अपडेट क्या है? मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा जहां बंगाल से हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं। भाटपाड़ा जैसा जिसका नाम आपने लिया, लगातार चुनाव के पहले से उत्तप्त है। परसों भी वहां से बम मिले थे, करीब 60 के करीब जीवित बम मिले थे। इसके अलावा भी राज्य भर में हिंसा का दौर चल रहा है। इसके बीच इमरजेंसी पे जो ममता बनर्जी शुरू से ये कहती रही हैं, चुनाव के दौरान ही उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है इमरजेंसी चला रही है और किसी को कुछ कहने नहीं देती है और कहने पे भी लोगों की पाबंदी है। हालांकि हमने यहाँ से ऐसी भी घटनाएं देखी हैं जब एक फेसबुक पर ममता बनर्जी की तस्वीर शेयर करने को लेकर के ही एक लड़की को गिरफ्तार तक किया गया था जो भाजपा की कार्यकर्ता थी। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी जो है वो एक तरफ से भाजपा आरोप लगा रही है कि टीएमसी के राज में चल रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार मोदी पर आरोप लगा रही हैं। अभी जैसा कि आपने कहा, ट्वीट का दौर चल रहा है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच जो है दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इमरजेंसी को लेकर के। बिल्कुल आशिका, और जिस तरीके से आप ट्वीट का जिक्र कर रही हैं, तो ममता के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि हाँ, बंगाल में सुपर इमरजेंसी है। तो आशिका, कुल मिलाकर जिस तरीके का ट्विटर वॉर भी हम देख रहे हैं, ये भी अपने आप में अलग है, क्योंकि एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप। जी बिल्कुल, जैसा कि हिंसा का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हमने देखा था संदेश खाली में दोनों ही बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई थी, जिसमें 2 बीजेपी के और 1 टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हुई थी। उसके बाद जैसे कि भाटपाड़ा में अभी कुछ ही दिनों पहले जो घटना हुई थी उसमें 2 लोग मारे गए थे और दोनों ही मिल के कर्मचारी थे। इसके बाद भी हिंसा का दौर रोज जो है कहीं ना कहीं से बम या गोलियां चलने की खबरें आती हैं। इसके बीच में सिर्फ ट्वीट जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से जो है ये काफी नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कल भी भाजपा ने सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किया था और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के यहाँ पर समस्या है। शुक्रिया आशिका। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी का सैलाब आ गया है। कई गाड़ियां इस सैलाब में डूब गई हैं, जबकि बाढ़ का पानी एक बाइक को भी अपने साथ बहाकर ले गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, एक साइकिल भी पानी में बहती हुई दिखी और उसका सिर्फ एक पहिया ही दिख रहा था। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। बाढ़ में एक अंडरपास तो पूरी तरह गायब हो गया। एक ऑटो भी पानी में डूब गया।
कोप्पल में तो बाढ़ की वजह से 2 महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई। ये दोनों महिलाएं उफान पर बह रही एक नहर में फंसी हुई थी, जिन्हें बाहर निकालने के लिए इलाके के लोगों ने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। एक आदमी नहर के बीच सीढ़ी पर खड़ा हो गया और एक ने नहर के किनारे पर मोर्चा संभाल लिया। इस तरह से उन्होंने एक चेन बना ली और दोनों महिलाओं को उफान पर बह रही नहर से बाहर निकाल लिया। तो तस्वीरें किस तरीके से लोग ही एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रशासन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कुछ महिलाएं यहां पर फंस गई थी, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं आसपास के, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और बाकायदा एक सीढ़ी की मदद से उन्हें रेस्क्यू करने का काम ये किया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गरियाबंद में तो उफान पर बह रहे एक नाले में पूरा पुल ही डूब गया, जिसके बाद लोग एक तरफ फंस कर रह गए, गाड़ियां भी दूर ही रुक गई। पानी का बहाव तेज होने की वजह से हादसे का खतरा भी बन गया। लोग घंटों तक एक तरफ रुके रहे, पुल का एक हिस्सा टूट गया था। ऐसे में मोटरसाइकिलों को भी वहां से निकलने नहीं दिया गया। भारी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। एक दूसरे इलाके की बात करें, वहां पर भी बाढ़ का असर साफ दिखा। गांव पूरे के पूरे गांव पानी में डूबे नजर आए। भारी बारिश की वजह से केरल के कई हिस्सों में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट हालांकि जारी करते हुए बताया कि अगले 24 घंटे में केरल में भारी बारिश होगी और तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। कई इलाकों में तो पिछले कई घंटों से बारिश जारी है। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है। जहां हालात ज्यादा खराब है, वहां से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू कर दूसरे इलाकों में पहुंचाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं, उनमें अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मछुआरों को अगले 24 घंटे तक मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना उतरने की भी सलाह दी गई है। तो कई जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों पर बाढ़ जैसे हालात, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में बारिश जो है वो कई जगह पर आफत बनकर बरस रही है। बाढ़ जैसी स्थिति अलग अलग इलाकों में, केरल, कर्नाटक, जहां पर कई गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। यातायात वहां पर प्रभावित है, क्योंकि सड़कों में पानी भरा हुआ है और पूरे के पूरे आप घर देख रहे होंगे वो पानी में डूबा हुआ है। एहतियात के तौर पर जो आसपास के लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर अपना बचा कुचा सामान लेकर जाने के लिए मजबूर है। मुंबई में बारिश की शुरुआत में ही खतरे सामने आने लगे हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में बारिश के बाद करीब 10 साल पुराना एक पीपल का पेड़ आसपास की जमीन खिसकने से धंस गया। पीपल का पेड़ धंसने की वजह से करीब 20 फीट नीचे चला गया और उसके आसपास एक बड़ा गड्ढा हो गया। अचानक हुए इस हादसे से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि किसी के भी इस हादसे में घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इस बात का खतरा है कि जो गड्ढा हुआ है उसे जल्द से जल्द सही किया जा सके, पाटा जा सके, जिसके कारण वहां पर कोई नुकसान आगे भी ना हो। बिल्डिंग तो सेफ है, बिल्डिंग से काफ़ी दूर है, इतना पास नहीं है, लेकिन सब स्टेशन जो है वो अंदर धंसने का चांसेस है, क्योंकि उसके नीचे से पूरा बेस जो है वो चला गया है मिट्टी का, तो वो एक डिज़ास्टर हो सकता है। और वो जो बिल्डिंग है पास वाली अगोरा प्लाजा, वो उसके काफ़ी करीब है, तो उनका जो फाउंडेशन है वो शायद वीक हो सकता है। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि किसी को भी जबरन वंदे मातरम नहीं बुलवाया जा सकता। आजम खान ने कहा कि वो भी जबरन किसी को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आजम खान ने संसद में बोलने के दौरान पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि पीएम को उनकी भैंसों की ज्यादा फिक्र है। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अदालत वो भी है, मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं यहां? मैं एक छोटा सा व्यक्ति, भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा मान्यवर।
वहीं एसपी सांसद आजम खान ने 3 तलाक को निजी मामला बताते हुए दावा किया कि कुरान के अलावा उन्हें कोई बात कबूल नहीं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो हिंदू महिलाओं की दिक्कतों के बारे में बात नहीं करते। कोई 1 तलाक मानता है माने, कोई 2 मानता है माने, कोई 3 मानता है माने, नहीं मानता है मत माने। मैं ये कहता हूं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर कुरान जो हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में कुछ बदमाशों ने एक दुकान पर हमला कर दिया, जिससे उस इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि दुकान में काम करने वाले एक आदमी की हाल ही में उनके साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बदमाश दुकान में पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तोड़फोड़ और मारपीट के बाद सभी बदमाश वहां से भाग गए। दिन दहाड़े इस हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और बताया ये भी गया कि इस हमले में दुकान में काम करने वाले 4 लोग घायल हो गए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सबके विश्वास की बात करती है, लेकिन हर महीने भीड़ की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे में ये समुदाय बीजेपी पर भरोसा कैसे कर सकता है। इसमें बात हुई सबका विश्वास की कि स्ट्रॉन्ग, सेफ, प्रॉस्परस एंड ऑल इंक्लूसिव इंडिया बनाया जाएगा। मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? हरियाणा के अंबाला में परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के सामने ही बीजेपी के एक विधायक ने जबरदस्त हंगामा किया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब पुलिस पर एक आदमी को पीटने के एक मामले पर चर्चा हो रही थी। तभी बीजेपी के विधायक असीम गोयल पुलिस पर भड़क गए और लाल कृष्ण पंवार की अध्यक्षता में चल रही बैठक को छोड़कर जाने लगे। इसके बाद विधायक ने समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक ने आरोपी पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन की धमकी तक दे डाली। विधायक और उनके समर्थकों के तेवर देखते हुए परिवहन मंत्री ने आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने और मामले की एसआईटी जांच कराने का आदेश दिया। तब जाकर ये हंगामा शांत हो सका। पुलिस पर गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने और उन्हें झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगाए गए। तो पुलिस के खिलाफ किस तरीके से नारेबाजी की तस्वीरें, काफी समझाने के बाद ये हंगामा जो है शांत हुआ। हालांकि हरियाणा के मंत्री उस समय वहीं उपस्थित थे, लेकिन उनके सामने ही ये हंगामा होता रहा। आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म आर्टिकल 15 का विरोध शुरू हो गया है। जयपुर में ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग की है। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि फिल्म में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया। इसके साथ ही करणी सेना ने भी फिल्म का विरोध किया। फिल्म आर्टिकल 15 28 जून को रिलीज होने वाली है। सर, इस मूवी में ब्राह्मणों को स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि किसी समाज की प्रतिष्ठा को रौंद दिया गया है। मतलब एक 2014 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक रेप और मर्डर कांड हुआ था। उसमें करने वाले और जो पीड़ित थे, मतलब जो आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों ओबीसी थे। मैं उनका नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगता। उसमें इन्होंने क्या किया, मसाला डालने के लिए कि जो आरोपी पक्ष है उसको तो ब्राह्मण दिखा दिया, और ब्राह्मण में भी जो महंत का लड़का ऐसे करके उसमें दिखाया हुआ है, और पीड़ित पक्ष को जो ओबीसी उसको दलित दिखा दिया, ताकि ब्राह्मणों में और दलितों में वैमनस्य पैदा हो जाए। फिल्म में इस तरीके से दिखाया गया जो ताकि क्या 2 जाति आपस में भिड़े, और ब्राह्मण जाति को इसमें बदनाम पूरा करने के लिए उन्होंने तरीका किया गया, और इसका विरोध करते हैं। ब्राह्मण सभी संगठन इसके खिलाफ है, और हम पूरे करणी सेना टीम उनके साथ है। जो भी आंदोलन ब्राह्मण समाज डिसीजन लेगी, हमें उनके साथ खड़े, चाहे पद्मावत फिल्म जैसा आंदोलन हो या और कोई रूप ले ले। हमारी मांग है कि इस फिल्म में ब्राह्मण शब्द हटाए, नहीं तो फिल्म को बैन करने के लिए तैयार रहे।
अभिनेता आयुष्मान खुराना ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि फिल्म आर्टिकल 15 किसी एक खास समाज नहीं बल्कि हर समाज पर केंद्रित है। It is not demonizing a particular community. It is not offending a particular community. It is offending everybody. It's an offense towards the entire society, not just upper caste but also the lower caste, reserved category. There's discrimination happening in that area also. There's discrimination everywhere. दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के आरोप की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी को 10 दिन में अपनी ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यही नहीं, बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी प्रवेश वर्मा की तरह आरोप लगाए थे कि कई इलाकों में इस तरह की अवैध मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। उधर झारखंड के गढ़वा में बस पलटने से 7 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में 59 लोग सवार थे। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के रहने वाले थे। घंटा हो गया सर, 2 बजे से गिरा है, 2 बजे से आए हैं, पहले से गिरा है। फिर कुछ वो चिल्ला रहा है, मेरा बेटा फंसा है उसका दोनों पाँव। और मेरे भाभी को पता नहीं चल रहा है, पहुंचा के आ रहे हैं, भैया को तो हॉस्पिटल में पहुंचा कर आ रहे हैं। गढ़वा जा रहे थे। झारखंड के बाद बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बैतूल में सामूहिक शादी के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही लोगों ने प्रशासन पर समारोह में धांधली का आरोप लगा दिया, जिस पर वहां पहुंची महिलाएं हंगामा करने लगी। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं स्थानीय विधायक और अधिकारियों को बुलाने पर अड़ गईं। इसके बाद स्थानीय विधायक और अधिकारियों को वहां पहुंचना पड़ा, जो नाराज लोगों को समझाने में जुट गए, लेकिन लोग नहीं माने और सामूहिक शादी के इस कार्यक्रम में घोटाले का आरोप लगा दिया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। लोगों के मुताबिक सामूहिक शादी के लिए 1000 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इसमें धांधली कर केवल 200 जोड़ों को ही चुना गया। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में एक नाबालिग लड़की की 10वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी बहन से मिलने आई थी, जो डीएलएफ के सिटी कोर्ट की 10वीं मंजिल पर एक रेस्टोरेंट में काम करती है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स ने एक जवान ने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी की जान बचा ली, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। घटना तब हुई जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही थी और उसी प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ का जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एक आदमी गुजर रही वहां से ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिर गया। इससे पहले कि आदमी ट्रेन की चपेट में आता, वहां मौजूद आरपीएफ का जवान दौड़कर उसके पास पहुंचा और आदमी को चलती ट्रेन के पास से दूर खींच लिया, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। इस दौरान वहां कई और लोग भी नजर आए। उधर राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी जिले के उस्मानपुर इलाके का है, जहां एक घर में अकेले रहने वाले शख्स की अज्ञात बदमाशों ने तेज धार से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मेहरबान सिंह के रूप में हुई है और वो पिछले कई सालों से इसी मकान में अकेले रहते थे। फिलहाल पुलिस वहां की गली में लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश का दावा कर रही है। यहीं से गली से हमारे घर के बराबर से कॉल गई थी कि वो जो ख़त्म हुआ है उसका नाम मेहरबान बताया, तो बोले मेहरबान जी का मतलब जो मर्डर हो गया यहाँ पे। तो मैं जब आया, जब यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, बाकी हमने मतलब हम जब थे यहाँ पे उस समय कोई ऐसा किवाड़ उसके खुले हुए थे और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था जिससे मतलब उसकी लड़ाई थी, आपसी दुश्मनी कोई नहीं थी। दिल्ली के पहाड़गंज में नीरज नाम की महिला की चाकू मारकर हत्या को अंजाम दिया। महिला की हत्या उनके ससुर ने की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद ससुर भगतराम ने चाकू मारकर महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद ससुर ने पुलिस चौकी जाकर आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3 फीट की एक लंबी छिपकली घुस गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और फिर छिपकली को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। इस दौरान एक आदमी वाइपर की मदद से उसे दबाए दिखाई दिया। इसी बीच छिपकली उसकी पकड़ से निकल गई, लेकिन आदमी ने उससे एक बार फिर वाइपर की मदद से दबा दिया। बाद में वहां मौजूद एक दूसरा आदमी भी वहां पहुंचा और एक बड़े डंडे की मदद से छिपकली की गर्दन को जोर से दबा दिया और छिपकली को पकड़ लिया गया। छिपकली के पकड़ने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। बताया गया कि छिपकली इतनी बड़ी थी कि वो नवजात बच्चों तक को खा जाती। वैसे तो बच्चे खा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा है ना जानवर, काफी हैवी है, लेकिन मौके पर पकड़ेगी कोई बात नहीं। नोएडा में अवैध तेजाब बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे सील कर दिया गया। वहां से पुलिस ने 35 टन अवैध तेजाब बरामद किया। बताया गया कि नोएडा के सेक्टर 8 में अवैध तेजाब की फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के तेजाब बनाया जा रहा था, जिसके बाद वहां छापा मारकर उसे सील कर दिया गया और कंपनी के मालिक समेत कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो यहाँ पे 7-8 लेबर थे, फैक्ट्री चलती हुई पाई गई और इनके सेल रजिस्टर हमने लिए हैं। लाइसेंस इन्होंने अभी नहीं बनवाया है। इनका कहना है 2013 तक रजिस्टर पे का निरीक्षण होता था, उसके बाद लेकिन लाइसेंस ने किसी ने बनाया, न इनको पता है, जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं है, इसलिए पूरी फैक्ट्री सीज करके कार्रवाई की जाए। लखनऊ पुलिस ने अपराध को रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियों में अब जागते रहो के सायरन बजेंगे। नो हेलमेट नो एंट्री के बाद अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और तरीका है, जिससे अपराधियों पर नकेल कसने का दावा किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जागते रहो की सायरन लगी गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जितनी भी हमारी गश्त मोबाइल है, जितनी भी गश्त की गाड़ियां हैं, पीआरबी की व्हीकल है, उनमें ये जागते रहो कि धुन जो है वो जो रेडियो रिकॉर्डिंग है वो पूरे रात चलेगी, ताकि लोगों को जैसे चौकीदार के माध्यम से पहले चौकीदार करता था, उस माध्यम से अवेयर किया जाएगा, लोगों को मतलब सुरक्षा का एहसास दिलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये अभी हजरतगंज क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में होमगार्ड के एक जवान की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया। खबर है कि ट्रैक्टर चला रहे एक आदमी के साथ किसी बात पर होमगार्ड के जवान की बहस हो गई, जिस पर तमतमाए उस जवान ने सरेआम उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। होमगार्ड का जवान उस आदमी पर मुक्के बरसा रहा था, तभी मौका पाकर उस आदमी ने अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन होमगार्ड के जवान ने दोबारा उसे पकड़ लिया और उसे खींचकर जमीन पर बैठा दिया। हालांकि वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने आरोपी होमगार्ड के जवान पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बताया गया कि जिसकी पिटाई की गई वो किसान था, जो मंडी में अपनी फसल बेचने पहुंचा था। इसकी जांच एसडीओपी आष्टा को दी गई है और जांच होने तक जो संबंधित सैनिक हैं, जो वहाँ पर होमगार्ड तैनात था, उसे अभी लाइन अटैच कर दिया गया है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक उसमें बैठा नहीं। उधर मुंबई के दादर इलाके में सब्जी बेचने वाले एक आदमी ने ग्राहक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक छुट्टे पैसे पर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सब्जी बेचने वाले ने चाकू निकालकर ग्राहक पर कई वार किए और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। सब्जी मंडी में सब्जी के लेन पैसे के लेन देन में झगड़ा हुआ सब्जी वाले के साथ। मोहम्मद हनीफ नाम के शख्स को सब्जी वाले ने मारा है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका डेथ डिक्लेयर किया है उसको। उसका तहकीकात जारी है।